जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो भी सब्सक्राइबर है, अगर बेल आइकॉन आपने नहीं दबाया है तो कृपया दबा ले। यूट्यूब पे हमें जिंदा रखे। कल हमने देखा कि जयाप्पा नागौर आया था। नागौर में विजय सिंह ने उससे युद्ध शुरू किया। युद्ध तकरीबन 7-8 महीने खींचता रहा। दुर्गा बीबी नागौर का जो है, ये अभी भी जयाप्पा के हाथ नहीं लगा था। नागौर में घेराबंदी करके, जैसे मैंने कहा, 8 महीने तो हो चुके थे। विजय सिंह दुर्ग में ही जखड़ गया था। लेकिन बाहर युद्ध तो लगातार चल रहा था, लेकिन दुर्ग भी हाथ में नहीं आया था। तो राम सिंह और जनकोजी शिंदे, इन्होंने एक साथ आके 10,000 की सेना खड़ी की और वो सेना लेके वो मेदांता में मोर्चा लगाने निकल गए। इसमें और 2-3 महीने गए। आज पूरे 12 महीने पूर्ण हो चुके थे। नागौर की घेराबंदी जारी थी। सारों ने चिंता प्रकट की है। खबर भी ज़्यादा खबर नहीं आ रही थी नागौर से। युद्ध लेकिन जारी था। चिंतातुर नाना ने पुणे से पत्र लिखा, जो पत्र 31 जुलाई को नागौर पहुंचा। लेकिन उसके पहले, जैसे हमने कल देखा, 30 जून 1755 को जयाप्पा की हत्या हो चुकी थी। वहां पे अंदर विजय सिंह ने भी मल्हार बा को मदद की गुहार लगाई। इस युद्ध में स्वयं को केवल और केवल मल्हार बा की मदद की अपेक्षा विजय सिंह ने स्वयं को झोंक दिया था। लेकिन आज 12 महीने हो गए थे। मल्हार बा से कोई मदद उसे नहीं मिली थी। बेचैन विजय सिंह ने अपने वकील होलकर के पास भेजे। एक ही मालिक के हम नौकर है, लिहाजा मैं तो मेरी फौज आपके मदद के लिए नहीं भेज सकता। वैसे मैंने माधो सिंह और अलवर के सरदारों को इस विषय में ऑलरेडी कह दिया था, लेकिन उन्होंने भी आपको कोई कुमक नहीं भेजी। अब सुन लो अंतिम पर्याय। मुझे लगता है अंतिम पर्याय केवल आपको मुगलों का है। आप उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करें। इस मल्हार बा के उत्तर से विजय सिंह का वकील पूर्ण निराश हो गया, क्योंकि आज 14 महीने हो गए थे। जयाप्पा ने तो नागौर का जो घेरा था वो डट के और ज़्यादा अच्छी तरह से घेराबंदी कर ली थी। अंदर किले में विजय सिंह की धीरता ने जवाब दे दिया। बेचैन विजय सिंह ने मुगलों से मदद लेने का निर्णय लिया। अब मुगलों से मदद लेने का निर्णय लिया तो जाहिर है मोमिन की एंट्री नागौर में हो गई। अब मोमिन है तो भैया मार काट के अलावा इन जाहिलों को कुछ सिखाया ही नहीं गया। वो भी क्या करे, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने अलग रास्ता निकाला। उन्होंने 3 हत्या करी, मारे करी, तैयार कर लिए। तीनों के तीनों रात्र प्रहर में निकले। 4 घटिका में जयाप्पा के लश्कर में दाखिल हुए। सुबह के 11 बजे थे। जयाप्पा स्नान आदि संध्या कर रहा था। बाजू में घोड़े की पागा थी। मारे करी भिखमंगे भेष में हो, नौकर के भेष में हो या व्यापारियों के भेष में हो, हर एक की अलग अलग अपनी थेरी है। जो भी है, 3 लोग आए थे, भेष बदल के आए थे, घोड़े को दाना पानी दे रहे थे जब जयाप्पा संध्या कर रहा था। जयाप्पा की संध्या हो गई। जयाप्पा उठा।
जयाप्पा धोतर लेने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन थोड़ा आगे जाता उसके सामने उसने इन तीनों मारेकरियों को पाया। कुछ करता, लेकिन उससे पहले क्षणार्धात तीनों में से जो दो थे उन्होंने अपने चाकू से जयाप्पा के भुजा के नीचे छाती पे चाकू भोंक दिया। जयाप्पा तुरंत जमीन पे गिरा। धोतर अभी भी, धोतर यानी धोती अभी भी उसके हाथ में ही थी। आप अंदाजा करो मित्रों, कितने जल्दबाजी में यह सब हुआ होगा। अब आवाज सुन के आबदगीर था बाहर खड़ा। वो चौंक गया तो उसने ये तीनों को भागते देखा। अकेला आबदगीर था तो एक को उसने धर दबोचा। पागा के आसपास अफरा तफरी मच गई, हल्लकल्लोल हुआ। एक मारेकरी वही ढेर हो गया, लेकिन इस हड़बड़ाहट में एक मारेकरी सुरक्षित नागौर की दिशा में भागा। उस दिन विजय सिंह ने मराठाओं पे तुरंत हमला बोल दिया। जब जयाप्पा नीचे गिर गए तो उसके थोड़ी देर बाद दत्ताजी दौड़ते दौड़ते जयाप्पा को देखने आया। जयाप्पा की हालत देख के दत्ताजी रोने लगा, लेकिन जयाप्पा ने कहा, ना, ये रोना सही नहीं है। क्षात्र धर्म के अनुरूप ये बिल्कुल नहीं है। मुझे जो भी हो, आप यहां से तात्काल शत्रु का सामना करें। अब इसमें दो थ्योरी है कि भाई कुछ लोग कहेंगे कि ये दत्ताजी को ये जो जीवाप्पा ने बोला है इसका क्या तथ्य है। मेरे पास कोई तथ्य नहीं है, लेकिन ये आंखों देखा हाल है। अब ये शब्द थे या शब्द कोई नहीं थे मुझे नहीं पता, बखरकारों ने लिखा है, तो इस पे आप विश्वास करो ना करो आपकी मर्जी है। लेकिन जीवाप्पा ने मरने से पहले दत्ताजी से ये कहा, ये बखरकार कह रहे हैं। दत्ताजी सबसे आगे विजय सिंह का सामना करने निकल पड़े। प्रचंड आवेश में मराठाओं ने मारवाड़ों को वापिस शहर में ढकेल दिया। जब तक दत्ताजी लौटता, जयाप्पा ने अपने प्राण त्याग दिए थे। दत्ताजी वहीं बैठा रहा। उसका तो जैसे शक्तिपात हुआ था। जनको जी उस वक्त अपने पिता के पास नहीं था। अन्य सरदारों ने आवश्यक क्रियाकर्म कर लिया। दूसरे दिन सुबह जनको जी मेदांता पे जनको जी ने कब्जा कर लिया। खबर मिलते ही जनको जी नागौर लौटा। पूरे 13 दिन ये 4 बहनों का अकेला भाई जनको जी अपने पिता के निधन से बेहद दुखी हो गया था। जयाप्पा ज्येष्ठ वद्य 7 यानी 30 जून 1755 को चल बसे थे। ताउस सरोवर यानी मोर का सरोवर नागौर में जो है, वहां जयाप्पा की छतरी है, जिसे समाधि स्थल को छतरी कहा जाता है शिंदे घराने में। वैसे मैं ये बता दूं कि महादजी शिंदे का भी पुणे शहर में एक वनौड़ी में छतरी है। ये वर्तमान मल्हारबा को भेजा गया। जाहिर है मल्हारबा बहुत दुखी हो गए। आमचे सारे जग आता विस्कळीत झाले आहे। मेरा पूरा जीवन तितर बितर हो गया। मेरा जीवन का जो सुख है वो नष्ट हो गया। पुणे को रामजी अनंत ने 25 जुलाई को इस घटना के बारे में पत्र लिखा, जो 26 अगस्त को पुणे पहुंचा है। हिंदवी स्वराज्याची एक बाजू आज धसली। हिंदवी स्वराज्य की एक बाजू आज जमीन के नीचे धस गई। ये नाना की पहली प्रतिक्रिया है। तुरंत श्रद्धांजलि पर पत्र नाना की तरफ से दत्ताजी और जनको जी दोनों को भेजे गए। मित्रों, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मल्हारबा ने इस खून को प्रोत्साहन दिया था।
संदर्भ देते हैं जनकोजी का अंताजी पंत को लिखा गया पत्र। ये पत्र श्री कृपा से आज उपलब्ध है। दूर दूर तक ये पत्र में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जनकोजी ने। अब बताओ, 150 साल एक नैरेटिव चला था कि नहीं मल्हारबा इसके पीछे, ये खून के पीछे, कुछ नहीं है ऐसे। ये जो तथ्य इन्होंने दिए थे ये सब तथ्य झूठ गलत थे। दूर दूर तक उस पत्र में मल्हारबा ने कोई भी ऐसी चीज नहीं कही है या इशारा नहीं किया है कि जीवाप्पा का खून हो। तो आपसे भी प्रार्थना है, जो ऐसा कहने वाले लोग आपके अगर सामने आएंगे ना, तो उन लोगों को गाली मत दो, सोर्स पूछो कि भाई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन आपको कहाँ से मिली। पहला सोर्स बताओ, दूसरा तीसरा चौथा सोर्स मुझे मत बताओ, पहला सोर्स बताओ। और वो तथ्य सत्यापित करने का आग्रह भी उसके साथ ना करने की कोशिश करें। ये अनाप शनाप भांडों की ये झूठी बातें है ना, ये अब हम सहने वाले नहीं है। वही तात्काल जमीन में हम इनको गाड़ देंगे अपने तथ्यों के साथ, और बातों से ही ये मर जाएंगे। जयाप्पा शिंदे के साथ दगा हुआ था, कोई शक नहीं है। छल से उसकी हत्या हो गई थी, ये बात सच है कि नागौर से तो उसके मारे करी शिविर में आए, जयाप्पा को खून करके भाग गए। एक को पकड़ लिया, एक मर गया, एक नागौर पहुंचा। पढ़ के मन बहुत कष्टी और उदास हुआ है, नाना लिखता है। ये दत्ताजी अनुचित घटना है। दत्ताजी और 2-4 और भी सरदार, पिता समान सरदार आपके साथ है। जनकोजी को ही लिखा है, आता माघार नाही। हाँ, अब वापसी नहीं। शत्रु का योग्य प्रकार से पारिपात्य करे। दत्ताजी शीघ्र कोपी है, असमयी अस्थानी कुछ बिना सोचे वो कर बैठेंगे। उन्हें रोकने की कोशिश करें। दत्ताजी ही अब वरिष्ठ व्यक्ति है, धैर्य से काम ले और 3 महीने उनको रोकने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। फौज के आने के बाद श्री कुपरा से उत्तम ही होगा। कठोरता से, बिना उदारता सेवा करते रहे। ये शब्द बड़े ये है, इंपॉर्टेंट है मित्रों। देखो, नाना ने ज्यादा किसी के बारे में कुछ नहीं लिखा, लेकिन इतना ही लिखा है, कठोरता से, बिना उदारता से आप अपनी सेवा लगातार करते रहें। कठोरता से यानी संधि बिंदी कुछ मत करो, आज अभी कुछ मत करो, बस आप लड़ते रहो। कोई लड़ने में उदारता मत दिखाओ, अगर सामने आया तो काट डालो। बस ये 2 शब्द से हमको नाना का उस वक्त का नजरिया पता चलता है। 18 सितंबर को और एक पत्र दत्ताजी को लिखा है। नाना कहता है, विजय सिंह बेचैन है, हैरान है क्योंकि उसे कोई मदद नहीं मिल रही है। दत्ताजी, आपका कार्य सराहनीय है। यहाँ अभी 2 साल बाद राघोबा आए हैं, फौज भी उनके साथ है, लेकिन इस 2 साल के बाद आने वाली फौज को तैयार करने में अतिरिक्त समय मुझे लगेगा। तब तक कैलाशवासी अप्पा ने जो कार्य आरंभ किया है उसे आगे आपको बढ़ाना होगा। सुखद अंत से ही दत्ताजी लौकिक और स्वाभिमान में वृद्धि होगी। इसके आगे आप भी यही काम लगातार करते रहें। श्री कृपा से अगले 1.5 महीने में 5-6 हजार की फौज आपके पास आने की व्यवस्था मैं कर रहा हूँ। कैलाशवासी अप्पा की तरह केवल फौजी ना बने, सरदार की भी करे।
यानी दिमाग से काम ले। फौजी को 10 जगह नहीं देखना पड़ता क्योंकि उसका लक्ष्य उसके सामने होता है। आप सबूरी और दूरदर्शिता जरूर दिखाए, आवश्यकता पड़ने पर जरूर सिपाहीगिरी करे, युद्ध भूमि में जरूर सिपाहीगिरी किए। ईश्वर साक्षी है, आपको किसी सामग्री या धन की चिंता मैं होने नहीं दूंगा। नाना का स्ट्रेट आश्वासन है। ईश्वर को आप पर दत्ताजी अभिमान है। आप उस घराने से हैं जहां के महापुरुषों ने गतकाल में अपनी निष्ठा बारंबार सत्यापित की है। समय सूचकता और दूरदर्शी बनके अपने बुद्धि का अष्टपैलुत्व सिद्ध करे, ये समय की मांग है। समयानुरूप अपना वर्तन करे। श्री स्वामी का संकल्प हमारा अंतिम लक्ष्य है। यहाँ भी वो यही याद दिलाता है श्री शिवराय की। विजय सिंह का वकील कह रहा था कि भाई 50 लाख की नकदी दे दो तो आसानी से हमारी संधि हो जाएगी। हमें ये बिल्कुल नामंजूर है, हमने नामंजूर कर दिया। हमारे बीच का मध्यस्थ यहाँ पुणे में मारा गया है। अगर वो लोग यानी विजय सिंह, अगर वो लोग 20 लाख राजस्व का क्षेत्र राम सिंह जी को और 10 लाख रुपए नगदी हमारे फौज के खर्चे को देते हैं तो सुलूह करने के बारे में हम सोच सकते हैं। वैसे मैं मित्रों बता दूं कि ये विजय सिंह का जो वकील था, ये पूरे 1 साल से पुणे में ही बैठा था। ये विशेष है। वंदे मातरम।